मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और बीएससी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए आज हम बात करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन पार्ट 1 यानी कि संकरण। तो आइए बात करते हैं कि संकरण क्या है, इसे किस तरह से परिभाषित किया जाए और संकरण को किस तरह से निकाला जाता है। तो देखिए परिभाषा कुछ इस तरह से है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ टू और मोर प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हाईलाइट करता जाता हूं। ऑफ एन एटम विथ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी टू गिव सेम नंबर ऑफ आइडेंटिकल एंड डीजनरेट न्यू टाइप ऑफ ऑर्बिटल इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। हिंदी में हम इसे कहेंगे इंटरमिक्सिंग। का मतलब होता है मिश्रण, और भी अगर अप्रोप्रिएट वर्ड काम में लेना चाहेंगे तो हम ये कहेंगे पुनर्वितरण या रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो हम कहेंगे एक ही एटम कैसा होना चाहिए, तो सबसे पहला वर्ड होता है एटम। एटम क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। किसका करता है, अपने एटम का। तो हम कहेंगे रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन। अब किसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है, वो करता है अपने आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स का। किस चीज का रीडिस्ट्रीब्यूशन करेगा, इलेक्ट्रॉन का। किस तरह से करेगा, वो इनके बीच में एनर्जी को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है, उनकी एनर्जी को। और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं संकरण। हिंदी में अगर मैं डिफाइन करना चाहूंगा तो मैं कहूंगा लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न आकृतियों के कक्षक अपनी ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन्स का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा तथा समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों को संकृत एवं इस प्रक्रिया को हाइब्रिडाइजेशन या संकरण कहते हैं। ठीक है, यानी कि संकरण में बेसिकली क्या होता है, ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है। किन की ऊर्जा का, जो आउटर मोस्ट में जो ऑर्बिटल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स का। लेकिन संकरण की कुछ लिमिटेशंस हैं, या हम कहते हैं कि कुछ रूल्स हैं, और वो रूल्स हमेशा हमें ध्यान में रखने चाहिए। तो उन रूल्स पे मैं जाऊं तो सबसे पहला क्वेश्चन उठता है भाई ये संकरण क्या है, ये समस्या क्या है। देखो आपको ध्यान हो तो हमने बात किया था कि जो वीबीटी कॉन्सेप्ट था ना, वीबीटी कॉन्सेप्ट को किन किनों ने दिया था, इसे दिया था हिटलर और लंदन। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसे प्रपोज किया वीबीटी को। और प्रपोज करने के बाद जो दूसरे साइंटिस्ट थे, कौन से थे, इन्होंने तो दिया था 1927 में, लेकिन इसमें करेक्शन किया किन्होंने, पॉलिंग और स्लेटर ने। ये दो साइंटिस्ट कौन से थे जिन्होंने इसमें करेक्शन किया, 1931 में। अब हुआ क्या, जरूरत कहाँ थी, क्योंकि बात करनी थी स्टेबिलिटी की और बात करनी थी अलग अलग तरह के शेप्स की या उनकी ज्यामितियों की। तो जो हमने जैसे पिछले वीडियो में देखा, जब स्टेबिलिटी की बात थी ना, उसको तो उन्होंने रेजोनेंस से प्रूव किया। तो दो तरह की समस्याएं जो वीबीटी के बाद में उत्पन्न हुई थी, कौन सी थी, पहली तो एक तो थी स्टेबिलिटी, स्थायित्व की बात, और दूसरा था जिसे हम कहते हैं अलग अलग शेप की, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, जिसे हमने अभी भी डिफाइन किया है। अब यहाँ क्या है, पहले पॉइंट को एक्सप्लेन किया गया रेजोनेंस से, अब बात थी सेकंड पॉइंट की। और बेसिकली 1931 में पॉलिंग और स्लेटर ने हाइब्रिडाइजेशन को, अब ये ब्रेन में क्यों आया हाइब्रिडाइजेशन को, तो देखिएगा कार्बन को बेस मानकर चलते हैं। और यहां आइए, अब देखिएगा इस डायग्राम, ये किसका है, ये है मीथेन का। ठीक है, मीथेन यहां सेंटर में, सेंटर वाला जो पॉइंट है ना, वो है कार्बन का। इसके साथ में अलग अलग हाइड्रोजन है इस तरह से, और 109 डिग्री और 28 मिनट का बॉन्ड एंगल होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है,
चारों ही बॉन्ड बिल्कुल इक्वल है। तब बात ये आई थी कि ये चारों इक्वल क्यों आ रही हैं, जबकि कार्बन के पास में जो ऑर्बिटल्स है ना वो कैसे हैं, 2s और 2px1 2py1 आउटर मोस्ट में। तो ये अलग अलग है, अगर ये अलग है तो फिर बॉन्ड भी अलग होने चाहिए थे। तब पॉलिंग ने ये सोचा कि ऐसा कुछ न कुछ होता है कि ये सारे बॉन्ड जो है ना मीथेन के जो यहाँ पर दिख रहे हैं ये इस तरह से इक्विवेलेंट फॉर्म में आ जाती हैं। तो यही रीजन था और यही पर्टिकुलर मीथेन की संरचना थी, उस वजह से हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट बनाया गया। अब देखो इसके रूल्स किस तरह से हैं, अगर हमें जाना हो तो देखिएगा हाइब्रिडाइजेशन के रूल्स, नियम किस तरह से हैं। नंबर 1 रूल क्या कहता है, ऑर्बिटल्स ऑफ अ सेंट्रल एटम ओनली वुड अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। इसका मतलब क्या, एक ही तत्व के परमाणु या आयन के लगभग हम कहते हैं एक ही तत्व का होना चाहिए, और वो कौन सा होगा, सेंट्रल एटम का। यानी कि संकरण में कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सबसे पहला रूल यही है कि केंद्रीय धातु या केंद्रीय परमाणु ही संकरण में पार्टिसिपेट करेगा या संकरण संकरण के प्रोसेस को फॉलो करेगा। टर्मिनल एटम्स उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते। तो रूल नंबर 1 यही हो गया कि जब भी संकरण निकालेंगे तो आप किसका निकालेंगे, केंद्रीय परमाणु का निकालेंगे। रूल नंबर 2, ऑर्बिटल्स ऑफ ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल कैन बी मिक्स्ड। इसका मतलब यह ऑर्बिटल में वो ही ऑर्बिटल संकरण में पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी ऊर्जा लगभग समान हो। यानी कि बहुत ज्यादा अगर ऊर्जा का डिफरेंस होगा तो वो संकरण में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या, जैसे यहाँ आइएगा, जैसे हमने लिया कार्बन, कार्बन के पास में है 1s2 2s2 2px1 2py1, ये है ना। अब हम सोचें कि ये 2p वाला इस 1s2 के साथ में संकृत क्यों नहीं करें, हमने कहा आउटर मोस्ट, ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी और इसकी एनर्जी में बहुत डिफरेंस है। ये ऊर्जा का डिफरेंस इतना ज्यादा है कि ये संकृत हो ही नहीं पाते। इसलिए ये कहते हैं कि यहाँ पर एक चीज कंफर्म है कि अगर संकरण करवाना है तो लगभग समान ऊर्जा के कक्षक होने चाहिए, तो ही संकरण का प्रोसेस होगा। ठीक है, तो रूल नंबर 1 था केंद्रीय परमाणु पार्टिसिपेट करता है। रूल नंबर 2 हुआ कि वो ही एटम पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी ऊर्जा लगभग समान होगी। उनकी आकृतियां डिफरेंट हो सकती है, जैसे एस की पी से बिल्कुल अलग होती है, लेकिन क्या होगा, एनर्जी लगभग सिमिलर होनी चाहिए, और वो तभी होगी जब हम बात करते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिटल्स की। रूल नंबर 3, the number of atomic orbital mixed together are always equal to the number of hybrid orbital। इसका मतलब जितने ऑर्बिटल्स ने मिक्सिंग की है ना वो उतने ही कक्षक बनाएंगे नए वाले या संकृत कक्षक, यानी कि जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतने ही होंगे। जैसे एक एस था और एक पी अगर संकृत होते हैं तो हमें 2 एस पी मिलेंगे, ठीक है ना। तो संकृत कक्षकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी की इंटरमिक्सिंग में पार्टिसिपेट करते हैं या संकरण में भाग लेती है। नेक्स्ट रूल, मिक्सिंग ऑफ नंबर ऑफ ऑर्बिटल एज पर रिक्वायरमेंट। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है कि भाई कितने और कौन से कक्षक पार्टिसिपेट करेंगे। तो हम कहते हैं कि जो ये है ना ये पूरी तरह से केमिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि संकरण किसी भी के ना टेम्परेचर के ऊपर ना किसी और कॉन्सेप्ट पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, केमिकल एनवायरनमेंट के ऊपर, रासायनिक पर्यावरण। यानी कि मिक्सिंग किस तरह से होगी, कितनी होगी, ये पूरी तरह से निर्भर करेगा उसकी जरूरतों पर, रिक्वायरमेंट के ऊपर। कभी 1 एस और 2 पी हो सकते हैं तो 1 एस और 3 पी भी हो सकते हैं, तो उसके अंदर डी ऑर्बिटल भी पार्टिसिपेट करेंगे। ये सब कुछ डिपेंड करता है उस समय उसके पास में कैसी परिस्थितियां हैं, उसका केमिकल एनवायरनमेंट कैसा है, उसके आसपास के एटम्स कैसी हैं। ठीक है, तो अगर मैं ये कहूं या ये पूछूं कि बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितने फैक्टर पर डिपेंड करता, तो आप क्या कहेंगे,
सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर, और वो होता है केमिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, नेक्स्ट है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेस एंड टेंड टू द फारदेस्ट अपार्ट। अब ये उसके बाद का प्रोसेस है, एक्चुअल में रूल तो नहीं है लेकिन प्रोसेस है कि संकरण के बाद में जो संकृत कक्षक मिलते हैं ना, वो कैसे हो, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस के ऊपर चली जाती हैं ताकि उनके बीच में रिपल्शन क्या हो, मिनिमम हो। और नेक्स्ट है हाइब्रिड बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द नॉन हाइब्रिडाइज बॉन्ड, यानी कि जो संकृत कक्षक होते हैं ना वो बहुत मजबूत होते हैं, बहुत जिनको कहते हैं जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है बजाय उनके जो नॉन हाइब्रिडाइज्ड हो। तो आप ध्यान रखिएगा संकृत कक्षक हमेशा स्ट्रॉन्ग होंगे किनसे, असंकृत बंध की तुलना में, संकृत बंध। ठीक है, नेक्स्ट है इफ वंस एन ऑर्बिटल हैज बीन यूज्ड टू बिल्ड अ हाइब्रिड ऑर्बिटल इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू ऑन इलेक्ट्रॉन इन इट्स प्योर फॉर्म। इसका मतलब ये कि अगर एक जैसे कार्बन का 2s था 2p था, इन्होंने पार्टिसिपेट किया, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन थे, अब उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है ना, जैसे एक और sp हुआ तो हमें 2 मिले sp के इस केस के अंदर। अब इस संकरण के बाद में जो इलेक्ट्रॉन जाएंगे वो sp में जाएंगे, ऐसा नहीं है कि वो 2s में भी रहे और 2p में भी रहे, यानी कि इनकी आइडेंटिटी अब समाप्त हो चली। अब आइडेंटिटी किसकी बनी रहेगी, इन sp की। तो ये है रूल, इसको समझते हैं हम हमारे कार्बन को लेते हुए। देखिएगा ये कार्बन है, ये हुआ हमारे पास में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2px1 2p y1 2pz0। ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक नंबर होता है हमारे पास 6। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p2। अब सबसे पहला क्या है, हम कहते हैं कि साहब आउटर मोस्ट ही पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि ऊर्जा लगभग समान हो सकती है आउटर मोस्ट में, तो 2s और 2p ही पार्टिसिपेट करेंगे। अब कार्बन को हम लेते हैं और बात करते हैं आउटर मोस्ट की, तो ये देखेगा हमने लिया 2s, ये लिए 2p के 2। अब केमिकल एनवायरनमेंट को भी हमें ध्यान में रखना है। अब ये हाइब्रिडाइज हो रहे, अब हाइब्रिडाइज होने के बाद में सबसे पहला काम ये था कि 2s से एक इलेक्ट्रॉन गया यहां पर, तो ये बना अपने पास में संकरण, ये संकृत। अब ये संकरण किस तरह से हो रहा है कि एनवायरनमेंट पे डिपेंड करते हुए अलग अलग वेराइटी में जा रहा है। जैसे यहां आइएगा, हम कहते हैं एक S और एक P, क्योंकि संभावनाएं कितनी बनी है, 4 तरह की संभावनाएं बनी है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन है और कक्षक भी कितने हो रहे हैं, 4 हो रहे हैं। एक 2s है, एक 2px है, एक 2py है और एक 2pz है। कब, जबकि इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हुआ अपर लेवल z में। अब इन संभावनाओं में क्या होगा, मान लीजिएगा एक s और एक p ने ही पार्टिसिपेट किया, तो यहां आते हैं तो वो संकरण हो गया sp, लेकिन क्या होगा उस कंडीशन में दो ने पार्टिसिपेट किया तो बाकी के 2 क्या बचे रहेंगे, तो ये वो है जो अनयूज्ड है। तो ये 2p अनयूज्ड रह गए और 2 संकरित हो गए, तो संकरण तो हुआ sp और अनयूज्ड कितने बचे, 2p के बचे। अब ऐसा नहीं हो, वैरायटी और हो जाए कि एक s हो और 2p के हो जाए, तो 3 काम में आ गए, तो 3 ही sp2 बनेंगे। जितने पार्टिसिपेट करते हैं ना उतने ही संकरित कक्षक होते हैं या बनते हैं। अब कितने बच गए, एक p बच जाएगा क्योंकि हमारे पास में टोटल नंबर थे 4, 4 में से 3 काम में आ गए संकरण में, एक बचा p अनयूज्ड। अब ऐसी परिस्थिति हो जाए कि चारों ही पार्टिसिपेट कर दे तो अनयूज्ड p तो हो जाएगा 0, और 4 अगर हो गया तो किन्होंने किया कि एक s ने किया और 3 p ने किया, तो संकरण भी हो जाएगा sp3। और यही वजह है, इन्हीं वजह से हम कहते हैं कि कार्बन इतनी विविधता में संकरण को दिखाता है, और यही कार्बन को दूसरों से बिल्कुल अलग करता है, और मैक्सिमम कंपाउंड भी कार्बन की इस संकरण की प्रवृत्ति की वजह से होते हैं। तो हमने आज क्या जाना है, हमने देखिएगा संकरण की परिभाषा,
हमने परिभाषा में बात किया था कि परिभाषा क्या है कि लगभग समान ऊर्जा और भिन्न आकृतियों के कक्षक जब अपनी ऊर्जा का और इलेक्ट्रॉन्स का पुनर्वितरण करते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन करते हैं या इंटरमिक्सिंग करते हैं, उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा, अब लगभग शब्द की बात नहीं करेंगे हम कहेंगे समान ऊर्जा और समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं, इन्हें हम संकरित कक्षक कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम संकरण कहते हैं। संकरण के जन्म की उत्पत्ति की अभी हमने बात की थी कि पॉलिंग ने मीथेन का एग्जाम्पल लेके इसे डिराइव किया था 1931 के अंदर, और उसके बाद में संकरण के अलग अलग रूल्स के बारे में भी हमने जानकारी प्राप्त की है। कार्बन इतनी विविधता में क्यों दिखाता है, इसे भी हमने एग्जाम्पल से समझा है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।